नमस्कार, मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आपका न्यू डायरेक्शन क्लासेस 2.0 में। ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेगा डाइवर्सिफाइड कंटेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और बोर्ड और स्कूल एग्जाम्स के लिए। बेसिकली ये वीडियो फर्स्ट एजुकेशनल वीडियो है जहां पर हम एक सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम कवर करेंगे NCERTs। स्टार्टिंग में हम साइंस करेंगे 9th और 10th की पैरेलली। उसके बाद जैसे ही हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम और भी जो सब्जेक्ट हैं जैसे GS का पोर्शन है उसको NCERT से रिलेटेड उसके वीडियोस आपको मिलेंगे। और स्टार्टिंग में चीज़ें थोड़ी सी धीमे चलेंगी क्योंकि ऑल दी जो सेटअप है उसके साथ थोड़ा सा फेमिलियर होने में टाइम लगता है। जैसे ही फेमिलियर होंगे, इम्प्रूवमेंट होगी, तो आपको लगातार वीडियो मिलेंगी और धीरे धीरे आपको डेडिकेटेड वीडियोस CS पोर्शन के लिए भी मिलेंगी। साथ में ध्यान रखेंगे कि करंट का जो पोर्शन है उसको भी हम कवर करें। स्टार्टिंग में हो सकता है वो संभव ना हो, लेकिन जैसे जैसे हम इन चीज़ों के साथ फेमिलियर होंगे, यूज टू इन सब की चीज़ों के हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको सारा जो कंटेंट है वो इसी प्लेटफॉर्म पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली 9th क्लास की NCERT का फर्स्ट चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो ये है इस चैप्टर का नाम, जिसमें हमारा ध्यान है दो वर्ड्स पे। एक है मैटर और एक है सराउंडिंग। एक है मैटर और एक है सराउंडिंग। देखिए, सराउंडिंग का बहुत सिंपल मतलब है, का हिंदी में मतलब है आसपास। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, हवा, पानी और जितना भी मटेरियल है, वो सारा का सारा है हमारा सराउंडिंग। इसमें हर एक चीज़ इंक्लूड है। हर एक चीज़ जो भी आपके आसपास जितनी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, वो सब का सब हमारी सराउंडिंग का पार्ट है। गेटिंग माय पॉइंट। इसके बाद है मैटर। मैटर को हमें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी सी इसकी हल्की सी डेफिनेशन ये है कि साइंटिस्ट ने कहा है कि जो पूरा यूनिवर्स है उसमें जितना भी मटेरियल है वो किसी न किसी चीज़ से बना है, जिसको हम कहते हैं मैटर। तो ये बेसिक है, आगे हम इसको डिटेल में बढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि क्या है। देखिए, ये प्यारी सी स्लाइड जो आप देख रहे हैं, इसमें एक प्यारे सी व्यक्ति है जिनका नाम है आइंस्टाइन। साइंस की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने भारतीयों के बारे में कुछ कहा है। हम भारतीयों के आभारी हैं जिन्होंने हमें गिनना सिखाया, जिसके बिना किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक खोज नहीं हो पाती। यानी कि इन्होंने कहा है कि भारत ने विज्ञान को पहली चंद सीढ़ियां दी हैं, या यूं कहें कि इसने ये कहा है कि भारत ने विज्ञान को उसकी नींव दी है। और ये दिखाता है कि भारत का क्या स्थान था, विज्ञान से भारत का संबंध कैसा है। भारत ने बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े बड़े दार्शनिक पैदा किए हैं। भारत पर मुगलों से पहले जिनका शासन था वो बहुत एक, हम ये कहें कि साइंटिफिक सिविलाइजेशन थी। कल्चर ही पूरा साइंटिफिक था। साइंस की पहुंच थी समाज के आखिरी बिंदु तक। उसके बाद मुगलों का आक्रमण हुआ, चीज़ों को नष्ट किया गया, लेकिन आज भी हम विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। और विज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी देश को बनाता है विश्व गुरु। अगर भारत कभी विश्व गुरु था तो उसका कारण था विज्ञान। भारत विज्ञान में इतना आगे था। जैसे हम अगर इसको आज की तुलना में, आज के समय में कंपेयर करें, तो जो कंडीशन USA की है, USA रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत आगे है। और यही चीज़ को बनाती है डोमिनेंट इन दी वर्ल्ड। इसी की वजह से वो दुनिया में सबसे आगे है। तो ये बात इन्होंने कही है भारतीयों के बारे में, और ये चीज़ हमें भूलनी नहीं चाहिए कि भारत का इतिहास क्या रहा है, भारत की परंपरा रही है विज्ञान। तो जो भी हमारे साइंटिस्ट रहे हैं, जो भी हमारे फिलोसफर रहे हैं, उन्हीं को स्मरण करते हुए हम इस पहली क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मैटर क्या है। अब जो वर्ड सराउंडिंग था उसको थोड़ा सा आप ध्यान कीजिए। आप अपने आसपास ऑब्जर्व कीजिए कि आपके आसपास चीज़ें क्या क्या हैं। मान लीजिए, हो सकता है आपके पास पेन हो, नोटबुक हो, एटलीस्ट मोबाइल तो आपके पास है ही। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं
कि क्या जो आपके आसपास चीज़ें हैं उन्होंने थोड़ा बहुत स्थान, थोड़ा बहुत स्पेस ऑक्यूपाई किया है? तो आंसर है बिल्कुल हाँ। तो उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई किया है। क्या उनका कुछ मास भी है? मास को हम सिंपली यहाँ समझ लेते हैं वेट के तौर पर, हालांकि डिफरेंस है और वो हम डिस्कस करेंगे भी। आप इसको स्टार्टिंग में वेट कंसीडर कीजिए। तो क्या उन चीज़ों का मास या वेट है? तो आंसर है बिल्कुल। अब जो चीज़ें बड़ी दिखती हैं उनके लिए चीज़ कहना बहुत आसान है। अगर मैं बात करूँ सैंड के पार्टिकल की, मिट्टी के कणों की, तो क्या उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है? तो आंसर है हाँ। बहुत कम है, लेकिन स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है। अगर मैं ये कहूँ कि क्या उनका कुछ न कुछ मास है? तो आंसर है हाँ। अगर वो मटेरियल है तो ऑब्वियस है कि उसका मास होगा। ये अलग बात है कि हम उसको मेजर कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, उसका मास होगा। तो अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, जिनका मास है, उन सबको हम बोलते हैं मैटर। तो इससे बनती है मैटर की डेफिनेशन। मैटर इज एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड टेकन अप स्पेस बाय हैविंग वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब है स्पेस ऑक्यूपाई करना। और मैटर जनरली क्या इंक्लूड करते हैं? वो बने होते हैं किससे? एटम से। ये हल्की सी डेफिनेशन है इसकी, मैटर की। अब देखिए, आगे प्रोसीड करने से पहले हम मास और वेट को थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए, मास, मास क्या है? जो भी हमारे पास जितना भी मटेरियल है वो बना है एटम से। इससे बना है एटम से। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो एटम के बारे में, थोड़ा बहुत भी अगर आपको ध्यान है इसके बारे में, तो इसकी जो संरचना है, इसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा है। बीच में आपको मिलेगा न्यूक्लियस, कहेंगे नाभि हिंदी में। और इसके चारों तरफ हैं इलेक्ट्रॉन जो पागलों की तरह कर लगाते हैं, कहीं पे दो कहीं पे आठ। और जो न्यूक्लियस है, ये है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। जो न्यूक्लियस है वो बना है नए पैसे। किससे बना है? नया पैसा से। एन का मतलब है न्यूट्रॉन और पी का मतलब है प्रोटॉन। तो जो हमारा न्यूक्लियस है वो बना है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। और अगर मैं बात करूं कि इसका मास क्या होगा, जो भी एटम है उसका मास क्या होगा, तो उसको, उसका मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये जो भी नंबर हैं, जो इनकी संख्या है, कि मान लो किसी में 10 प्रोटॉन है, किसी में 11 है, किसी में 12 है, लगभग इतने ही मानते हैं न्यूट्रॉन। तो अगर मान लो कि मैं ये कहूँ कि जैसे ऑक्सीजन है, तो उसमें मान लेते हैं कि 8 प्रोटॉन है, तो उसमें 8 न्यूट्रॉन है। दोनों का नंबर जोड़ के कितना बना? 16। तो वो जो 16 है वो बना है इसके एक एटम का मास। और वो ग्राम में नहीं, वो यूनिट में होता, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वो हुआ उसका मास। इसका किसको जोड़ के? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, प्रोटॉन के नंबर को जोड़ के, उससे बनता है एक एटम का मास। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये नंबर पे डिपेंड करता है। और जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सोडियम है, इन सब के अंदर प्रोटॉन की संख्या होती है अलग अलग। तो इनका यानी कि एक एटम का इनका मास भी क्या मिलेगा? अलग अलग मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद देखिए क्या है, ये है मास। अगर मान लो कि मुझे पता है एक एटम का मास, और मेरे पास जो मटेरियल है उसमें मुझे पता है कि कितने एटम हैं। मान लेते हैं कि उसमें है 1 लाख एटम। कितने हैं उसमें? 1 लाख एटम। तो क्या मैं उसका मास काउंट कर पाऊंगा? मुझे एक एटम का मास पता है, तो मैं सिंपली 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दूंगा उस एक एटम के मास। तो जो जितना भी मेरे पास मटेरियल है, तो मैं उसका मास कैलकुलेट कर पाऊंगा। ठीक है। अब देखिए, ये तो है मास। इसके अलावा एक चीज़ और है, ग्रेविटेशनल फोर्स को धरती के रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। तो धरती क्या करती है? जो भी मटेरियल है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। कौन करती है? अर्थ करती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। तो अब देखिए, जो उसका मास है वो तो है ही। अब जो धरती ने इसके ऊपर फोर्स लगा रखा है, जब हम किसी भी मशीन के साथ काउंट करते हैं तो वो फोर्स भी उसमें काउंट होता है।
जो फोर्स है उसका इफेक्ट भी इसमें काउंट होता है, जिसको हम बोलते हैं वेट। यानी कि मास है, उसके ऊपर फिर धरती ने अपना फोर्स लगाया है, उसको हम बोलते हैं वेट। और देखिए, अगर आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास यानी कि द्रव्यमान, और एक्सेलरेशन का मतलब है त्वरण। तो देखिए, फोर्स इन का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस केस में जो वेट है वो धरती का एक्चुअली फोर्स ही है। धरती किसी मटेरियल पे, किसी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाती है, उसी को हम उसका वेट बोलते हैं। अब यहाँ धरती के केस में हम ए की वैल्यू लेते हैं जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एम ऐसे ही, और जी की वैल्यू है 10। इतनी नॉर्मली हम 10 लेते हैं, वैसे 9.8 है। तो अगर मुझे ये कैलकुलेट करना और मैं इसी फोर्स को मैं कहूँगा वेट, तो वेट एक्चुअल में क्या है? धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो वेट का फॉर्मूला हो गया ये। तो अब हमें इस मंत्र के साथ आगे काम करना है। मान लेते हैं जैसे मेरा वेट है 70 किलोग्राम, और मुझे कैलकुलेट करना है मेरा मास कितना है। तो मुझे कैलकुलेट करना है मेरा जी की वैल्यू मैं नॉर्मली लूँगा 10। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से मेरे पास एम की वैल्यू कितनी आई? 7 किलोग्राम। तो ये जो एम आया है ये है मेरा मास, द्रव्यमान, यानी कि एक्चुअल कंटेंट कितना है मेरी बॉडी का, वो है 7 किलोग्राम। उसके अलावा जो भी इफेक्ट है जो 70 में मेजर कर रहा हूँ, वो तो धरती के ग्रेविटी की वजह से है। तो एक्चुअल मैटर है मुझ में वो कितना है? 7 किलोग्राम। तो ये है हल्का सा डिफरेंस मास और किस में, वेट में। आई होप चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर होंगी। तो अभी हम चलते हैं वापस। अब देखिए फिजिकल नेचर कैसा है मैटर का। मैटर किससे बना है? पदार्थ किससे बना है? पार्टिकल से। इसको हम बोलते हैं पार्टिकुलेट नेचर। पार्टिकुलेट नेचर। अब इसके अलावा क्या है कि एक है नेचर पार्टिकुलेट और एक है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब ये है कि जो थ्रू आउट है ये सारा का सारा सेम है, एक ही है ये। अगर मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश करूंगा तो ये अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान खो देगा, ये नष्ट ही हो जाएगा अगर ये कंटिन्यूस है। लेकिन हम चीज़ों को देखते हैं कि वो टूटती हैं, लेकिन उसी वो पूरे नष्ट नहीं होते। अगर मान लो मेरे पास पेन है, अगर उसको मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, वो नष्ट तो नहीं हुआ, टूट गया है। तो इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यूस तो नहीं है। तो क्या है? तो फिर ये बना है छोटे छोटे पार्टिकल से। तो मैटर किससे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से, जिसको हम बोलते हैं कि मैटर का नेचर है पार्टिकुलेट। गेटिंग मोर पॉइंट? अब देखते हैं आगे। अब जो पार्टिकल हैं जिससे मैटर बना है, उनका साइज क्या है? तो उनका साइज है बहुत ही कम, बहुत ही कम। इस रेंज में, इन माइक्रोन्स, माइक्रोन के साइज का है, यानी कि 10⁻⁻⁶ मीटर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मैं 1 मीटर है मेरे पास, उसको मैं डिवाइड करता हूँ इस नंबर से, तो जो आएगा लगभग उस साइज के हैं कौन? हमारे पार्टिकल्स। हमारे पार्टिकल किसके पार्टिकल? मैटर के पार्टिकल। तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, अब और क्या है इसकी करेक्टरिस्टिक्स? जो पार्टिकल हैं और उनके गुण क्या हैं, लक्षण क्या हैं? जो पार्टिकल हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस है। उनके बीच में क्या है? स्पेस है। मान लो कि ये पार्टिकल, तो इनके बीच में क्या है? स्पेस है। ये पूरा हमारे पास मैटर है, ये पार्टिकल के बीच में है स्पेस। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। यही जो चीज़ है वो हमें ज़्यादा यूज़ करनी है। जब हम नेक्स्ट की जो स्लाइड हैं उनको पढ़ेंगे, उनको हम एनालाइज करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि उनके बीच में स्पेस है, खाली जगह है उनके बीच। दूसरी बात, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। फर्क इतना है कि किसी मैटर के पार्टिकल कम मूव करते हैं, किसी के ज़्यादा मूव करते हैं। जैसे हम बात करते हैं सॉलिड, यानी कि ठोस और द्रव, यानी कि लिक्विड और गैसेस की। तो गैस के जो कण हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, लेकिन जो सॉलिड है, जो ठोस है, के कण बहुत
ही कम मूवमेंट करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, मूवमेंट करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। इसी प्रकार से स्पेस सभी पार्टिकल के बीच में है। मैटर के जितने भी, जैसे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस जो आगे हम पढ़ेंगे, स्पेस सब में है। फर्क है किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, और उसी के हिसाब से हमने उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो नेक्स्ट क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी पार्टिकल हैं मैटर के, वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, या मैं कहूँ कि खींच के रखते हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से मैटर की हम ये कह सकते हैं कि उसकी आइडेंटिटी बनी रहती है। तो हमने यहाँ पे तीन जो गुण हैं पार्टिकल ऑफ मैटर के वो पढ़े हैं। पहला तो ये है कि स्पेस है उनके बीच में। दूसरा, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, वो गति कर रहे हैं। तीसरा है कि वो एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे को वो आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखिए, इसमें है एक हल्की सी डेफिनेशन डिफ्यूजन की, उसको हम समझते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से, और उसी एग्जाम्पल से हम समझ पाएंगे ये दो चीज़ें, स्पेस और उनकी मूवमेंट के बारे में। तो आप मान लीजिए हमारे पास है कोई भी एक गिलास, के अंदर है पानी। उसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ ड्रॉप्स डालता हूँ इंक की, यानी कि स्याही। अब हम ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि धीरे धीरे ये जो इंक है वो फैलना स्टार्ट करती है, हर जगह वो फैलना स्टार्ट। अब देखिए यहाँ तक है पानी, अगर मैंने इसके अंदर डाल दी है इंक और वो इसके अंदर फैल रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर स्पेस तो रहा होगा, तभी तो फैल रही है। अगर इसके अंदर स्पेस नहीं होता तो वो फैल ही नहीं सकती। तो एक पॉइंट तो ये है कि अगर फैल रही है तो उसके अंदर स्पेस है। तो यहाँ से हमारा पहला पॉइंट हुआ क्लियर, स्पेस तो है इसके बीच में। अब अगर देखिए, जैसे पानी था तो उसके पार्टिकल चल रहे हैं या नहीं चल रहे, हम उनको नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं इस इंक को, हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसके पार्टिकल मूव करते देखते हैं, कि हमने कुछ टाइम तक तो ड्रॉप डाल ले, कुछ टाइम के बाद वो पूरे जितना भी हमारा पानी है उसको ब्लू कर देगी। अगर वो ब्लैक है तो वो ब्लैक कर देगी, यानी कि वो पूरे उसमें फैल गई। अगर वो फैल गई, यहाँ से डाल ली हमने और वो पूरे उसमें फैल गई, इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल हैं वो मूव भी कर रहे हैं, वो चल भी रहे हैं। तो यहाँ से हुई हमारी दो चीज़ें क्लियर, स्पेस भी है उनके बीच में और वो कंटिन्यूसली मूव भी कर रहे हैं। अब देखिए, डिफ्यूज़न यही है, जब दो मैटर के पार्टिकल, पानी एक अलग टाइप का मैटर है, इंक एक अलग टाइप का मैटर है, जब इस दोनों के पार्टिकल आपस में करते हैं इंटरमिक्स, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। जब दो टाइप के मैटर के पार्टिकल आपस में मिक्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ये किसी प्रकार हो सकता है कि गैस और गैस आपस में मिक्स कर रही हैं, तो वो भी क्या है, डिफ्यूजन है। सॉलिड मिक्स हो रहा है किस में, लिक्विड में, वो भी क्या है, डिफ्यूजन है। बस ध्यान रखना है कि दो टाइप के मैटर जब आपस में मिक्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखिए, अब एक चीज़ है फ्लूइड। फ्लूइड कुछ नहीं है, जो फ्लो कर सकते हैं, वो मैटर जो फ्लो कर सकते हैं, वो मटेरियल जो फ्लो कर सकते हैं। हिंदी में क्या कहूँ, इसको बोलते हैं द्रव। द्रव या द्रव्य। तो हम समझ सकते हैं जो दौड़ सकते हैं, यानी कि जो चल रहे हैं, जो मूव कर सकते हैं। अब देखिए, कौन कर सकते हैं फ्लो, हमारे पास मान लो सॉलिड है, ठोस है, लिक्विड है और गैस है। गैस और लिक्विड कर सकते हैं मूव, सॉलिड मूव नहीं करते जब तक हम इन पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। तो यानी कि फ्लूइड हमारे पास कौन कौन है, लिक्विड भी क्या है, फ्लूइड है, और गैस भी क्या है, फ्लूइड है। तो जब भी मैं कहूँगा फ्लूइड, इसका मतलब है लिक्विड और गैस से। तो ये ध्यान रखने। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, अब है डिवीजन ऑफ मैटर, डिवीजन ऑफ मैटर। अब इसके लिए हम थोड़ा सा समझते हैं अलग से। इसका डिवीजन एक तो वो है जो हमारे फिलोसफर या कहें कि हमारे जो साइंटिस्ट थे पहले, उन्होंने कर रखा है। वो डिवीजन है मैटर का जो अपने लोगों ने कर रखा है। हमने बहुत बार सुना भी है उसको, अग्नि,
जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। तो हम हमारा जो डिवीजन है वो ये है, हमने जो पूरा मैटर है उसको ऐसे डिवाइड कर रखा है। ये तो है हमारा डिवीजन। जो मॉडर्न डिवीजन है वो है दो टाइप का। तो जो मॉडर्न डिवीजन है वो है दो टाइप का। एक तो है फिजिकल और एक है केमिकल। फिजिकल को हिंदी में बोलते हैं भौतिक और केमिकल को बोलते हैं रासायनिक। तो इसको हम बोलते हैं भौतिक और इसको हम कहेंगे रासायनिक। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए भौतिक में कौन कौन से हैं। भौतिक में है सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि तरल, और गैसेस यानी कि गैसेस। ठीक है, इसके अलावा भी हैं जो हम आगे डिस्कस करें। तो बेसिकली ये है जो फिजिकल। मैं इसको थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ कि जो हमारा जो क्लासिफिकेशन था वो था अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। जो मॉडर्न डिवीजन है वो है दो टाइप का, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में है सॉलिड, लिक्विड और गैस, और केमिकल में है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर्स। के अंदर है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सर्स। एलिमेंट यानी कि तत्व, कंपाउंड मतलब के रसायन, और तो हम बोलते हैं मिक्सर। मिक्सर को बोलते हैं मिश्रण। तो ये डिवीजन था, एक फिजिकल है और एक केमिकल है। यहाँ तक आई होप चीज़ें आपको क्लियर हैं। अब हम चलते हैं वापस। देखिए जो ये डिवीजन है फिजिकल डिवीजन, ये क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके अलावा भी हमारे पास दो स्टेट हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो हमारे पास जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो यहाँ कितनी हुई, पांच। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके अलावा प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो अभी हम देखते हैं बारी बारी सब इनको। अब देखिए सॉलिड स्टेट। अभी हमें देखना है किसको, सॉलिड को। सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। थोड़ा सा समझते हैं। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, मान लेते हैं कि आपके पास नोटबुक है, उसने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। उसने कुछ ना कुछ क्या कर रखा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। क्या जो उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है वो फिक्स है, यानी कि आपने बैग में रखा तो अब उसने स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया हो, या आपने बाहर रखा तो उसने कम या ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लिया, क्या ऐसा है? या बैग में भी उसने उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई किया है और बाहर जब रखा उसको तब भी उसने उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई किया? तो आंसर क्या है कि जहाँ भी इसको रख लो वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। यानी कि जो भी सॉलिड हैं उनकी शेप क्या है, फिक्स है। शेप उनकी क्या है, फिक्स है। ठीक है। हाँ, जो ये जो एग्जांपल दिया वो वॉल्यूम का है, सॉरी। तो इनकी जो उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि स्पेस को हम वॉल्यूम से रिलेट करके देखते हैं। तो अगर स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर रखा है तो इसकी वॉल्यूम क्या है, सेम। ठीक है, मान लेते हैं कि जो इसकी शेप है वो इस टाइप की है, तो हम इसकी वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तो और अच्छा करने की कोशिश, तो इस टाइप की है। तो इसकी हम वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास L × B × H का, तो उससे वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ही क्या है इसका, कितने कितना इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, अब देखिए क्या इसकी शेप भी फिक्स है, कि आपने बैग में रखा तो इसकी शेप अलग हो गई, आपने बाहर रखा तो इसकी शेप अलग नहीं। तो इसकी सॉलिड है जो उनकी शेप भी फिक्स है और वॉल्यूम भी क्या है इनकी, फिक्स है। तो फर्स्ट पॉइंट है ये, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। और हाँ, जो हमने पढ़ा था कि पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है, पार्टिकल के बीच में स्पेस है, तो उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। जो सॉलिड हैं उनके बीच का जो पार्टिकल है, पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम। वो मतलब इतने अच्छे तरीके से पैक हैं इसके अंदर पार्टिकल कि हम इनको और कंप्रेस ही नहीं कर सकते क्योंकि जगह ही नहीं है। तो जो सॉलिड है वो कंप्रेस नहीं हो सकते।
जब मैं बात करता हूँ लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर स्पेस है थोड़ा सा, क्या है, स्पेस है, लेकिन लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर कंप्रेस करेंगे भी तो वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो हम ऑलमोस्ट यही मान के चलते हैं कि हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। कारण ये है कि इनके बीच में स्पेस तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ भरा है जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, ठीक है, तो उसको हमें सोखना पड़ता है। जैसे हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं तो उस हीट को सोखते हैं, बाहर निकालते हैं, तब जाके ये बनता है सॉलिड। क्योंकि देखो, अगर मैं डिस्टेंस इनके बीच में कम कर दूंगा पार्टिकल के बीच में, तो ये ऐसे ऐसे दिखेंगे मुझे, तो ये क्या है, सॉलिड है, ठोस है। अगर मैं बात करता हूँ गैसेस की, तो उसके पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसको हम बहुत हाई कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इनको कंप्रेस करेंगे तो इनके बीच के पार्टिकल डिस्टेंस कम होगा। अगर कम होगा तो ये कैसे कैसे बनेंगे, ऐसे ऐसे, यानी कि गैस किस में बदलेंगे, लिक्विड में। जैसे कई बार हम देखते हैं कि हमारा जो एलपीजी का सिलेंडर है, उसको जब हम हिला के देखते हैं तो उसमें लगता है कि यार इसके अंदर तो कुछ लिक्विड है, गैस तो इसके अंदर नहीं है। तो कई बार हमारे लोग बोलते हैं कि इसके अंदर पानी मिक्स हो गया आ रहा है। एक्चुअल में वो पानी नहीं है, वो गैस ही है, उसको हमने लिक्विफाइड कर रखा है। एलपीजी का मतलब क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो जो गैस थी उसको हमने बहुत हाई प्रेशर के साथ उसमें सिलेंडर में फिल किया है, जिसकी वजह से उनके बीच की जो दूरी है, पार्टिकल के बीच की दूरी है, वो बहुत कम हो गई है और वो बदल गई है लिक्विड में। जैसे ही हम उसको निकालते हैं बाहर, जैसे ही वो निकलती है सिलेंडर से बाहर, तो इसको फैलने के लिए मिलती है जगह, तो वो वापस उतना ही एरिया कवर कर लेती है। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो वापस से फिर उतना ही इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद फिर वापस बन गई है वो गैस। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखिए थर्ड पॉइंट, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी का मतलब है कि कितनी जगह में कितना मास आया है, कितनी जगह में कितना मास यानी कि द्रव्यमान आया है। जैसे मेरे पास एक है लोहे की गोली, ठीक है, और एक है मेरे पास वही कांच की गोलियां। तो ये है लोहे की और ये है कांच की। इनमें से वेट किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है, नॉर्मल सी बात है, इसका ज़्यादा है। तो जो उनकी शेप है, जो साइज है वो लगभग सेम है, लेकिन वेट इसका ज़्यादा है, तो डेंसिटी इसकी ज़्यादा है। तो लोहे की डेंसिटी ज़्यादा है उससे। अगर मैं फॉर्मूला देखूँ इसका, तो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। कितनी वॉल्यूम में कितना मास आया है। अभी जैसे इसको करते हैं यहाँ पे, इतनी मेरे पास जगह है, इसके अंदर मेरे पास ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है मेरे पास सॉलिड के, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास लिक्विड के, लिक्विड के बीच में स्पेस क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो पार्टिकल क्या आएंगे, कम आएंगे। गैस में स्पेस बहुत ज़्यादा है पार्टिकल के बीच में, तो पार्टिकल क्या आएंगे, और भी कम आएंगे। अब देखिए मास कैसे निकालते हैं हम, मास तो एटम से निकालते हैं कि एटम, एक एटम का मास है, फिर हम जितने भी एटम हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इनके बीच में डिस्टेंस कम है तो पार्टिकल क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो मास भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जगह हमने यहाँ पे सेम ले रखी है, वॉल्यूम स्पेस को हमने सेम ले रखा है, वॉल्यूम तो क्या है, सेम है। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा। अगर मैं बात करता हूँ लिक्विड की, तो यहाँ पे पार्टिकल कितने हैं, 5 पार्टिकल हैं, तो इनका मास सॉलिड से क्या होगा, कम होगा। लेकिन गैसेस में 3 है तो उनसे ज़्यादा होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, सॉलिड की है, उससे कम किसकी है, उससे कम है लिक्विड की। सबसे कम डेंसिटी किसकी है, गैसेस की। डेंसिटी गैसेस की क्या है, सबसे कम है, क्योंकि मास क्या है, कम है। मास कम क्यों है, क्योंकि जितना भी हम स्पेस लेते हैं, जितनी हम वॉल्यूम लेते हैं, उसमें गैसेस पार्टिकल बहुत कम है। ठीक है पॉइंट। अब देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इन सॉलिड इज वेरी स्ट्रांग। अब हमने पढ़ा कि जो पार्टिकल हैं सॉलिड के, वो क्या है, बहुत पैक्ड हैं, अच्छे तरीके से पैक हैं। तो वो किसकी वजह से हैं, वो हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके पार्टिकल के बीच, वो इनको बहुत पास पास रखता है, जिसकी वजह से क्या है, ये क्लोजली पैक्ड है।
इसको हम कहते हैं कि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, ज़्यादा है। अगर मैं बात करता हूँ लिक्विड की, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास नहीं है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास चुंबक हैं, अगर हमारे पास चुंबक स्ट्रॉन्ग है, उनके बीच में क्या है, पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा क्लोज रहेंगे। अगर उनके जो फोर्स है बीच में, अट्रैक्शन का फोर्स वो बहुत कम है, तो वो क्या रहेंगे, उतने ज़्यादा पास पास नहीं रहेंगे। ठीक है। तो जितने स्ट्रॉन्ग हमारे पास मैग्नेट होंगे, जितना ज़्यादा उनके बीच में फोर्स होगा, वो उतनी क्लोजली पैक होंगे, उतनी ज़्यादा पास वो एक दूसरे के रहेंगे। अगर मैं बात करता हूँ गैसेज की, तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ही कम है, हम लगभग उसको मानते हैं कि नेग्लिजिबल है। अगर इनको खींचने वाला कोई नहीं है, तो ये क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। गैसेज के पार्टिकल रहते हैं बहुत दूर। ठीक है। अब देखिए जो स्पेस है, अब वही है ना कि इनके बीच का फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत पैक करके रखता है इनको, उनके ऑटोमेटिकली उनके बीच का जो स्पेस है वो क्या रहता है, बहुत कम रहता है। लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस क्या मिलेगा, ज़्यादा, क्योंकि फोर्स क्या है, कम है। गैसेज में स्पेस मिलेगा बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि फोर्स क्या है, बहुत कम है। सॉलिड की एग्जांपल देखिए, आपके आसपास जितनी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, तो अपने आप से शेप नहीं बदलती हैं। ठीक है। और हाँ, इसको हम एक एग्जांपल और लेके समझ सकते हैं, जैसे ये मेरे पास है एक गिलास ऑफ वाटर, नेक्स्ट लिक्विड में ही इसको पढ़ते हैं। अब देखिए लिक्विड सिस्टम, मान लेते हैं मेरे पास है एक गिलास ऑफ वाटर, उसमें मेरे पास है 200 ml वाटर। अब इस वाटर की शेप कैसी है, गिलास के जैसी। अगर मान लो इसको मैंने डाल दिया है किसी बाउल में, तो ये जो पूरा गिलास है मैंने इसमें खाली कर दिया। अब पानी तो नहीं है, कितना है, 200 ml, तो मैं ये कहूँगा कि वॉल्यूम तो वही है, वॉल्यूम तो क्या है, सेम है। लेकिन क्या अब इसकी शेप बदली है, पहले इसकी शेप गिलास जैसी थी, अब इसकी शेप कैसी है, बाउल जैसी है। तो मैं कहूँगा कि शेप तो बदली है, यानी कि लिक्विड है, उनकी वॉल्यूम तो क्या है, फिक्स है, लेकिन शेप फिक्स नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। तो यही लिख रखा है, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज प्रैक्टिक मॉडरेट, बीच का है, लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा है इसको। इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मॉडरेट बट प्रेजेंट, इनके बीच का जो स्पेस है वो बीच का है, लेकिन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं। डेंसिटी किस किस के बीच में है, सॉलिड और गैस। अभी नेक्स्ट जो लास्ट स्लाइड थी उसमें हमने देखा है इस चीज़ को, कहाँ गई, ये रही। जो डेंसिटी है लिक्विड की, वो सॉलिड और गैसेस के क्या है, बीच की है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है लिक्विड के, वाटर, मिल्क, आंसू, ब्लड, वो सब क्या है, लिक्विड है। अब देखिए नेक्स्ट, अब चलते हैं गैसेस में, लगभग हमने पढ़ लिया इसको। अब देखिए गैसेस में क्या है, हमारे पास जो सिलेंडर है एलपीजी का, वो कुछ दिखता है ऐसा। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा ही, क्या है ये, ऐसा ही दिखता है। अब जो इसके अंदर गैस है, इसकी शेप कैसी है, इस सिलेंडर के जैसे। तो ये मतलब ये है सिलेंड्रिकल है, इसकी शेप कैसी है, इस सिलेंडर के जैसी है। ठीक है। अब देखिए शेप कैसी है इसकी, सिलेंडर के जैसी। और वॉल्यूम कितना है, क्या मैं इसका वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, बिल्कुल, मेरे पास सिलेंडर की वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है। तो क्या मैं इसकी वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, तो इसकी वॉल्यूम है जो इस सिलेंडर की वॉल्यूम होगी उतनी ही। अब मान लो मैं इसको खाली करता हूँ गैस को एक बड़े कंटेनर में, एक बड़े कंटेनर में, जो दिखता है कुछ कुछ। अब ये बताओ कि अगर मान लो इसको मैंने इसमें खाली कर दिया, ये गैस एक कोने में पड़ी रहेगी या पूरे एरिया को कवर कर लेगी। ऑब्वियस है कि ये पूरे जो कंटेनर है वो फिल कर लेगी, यानी कि अब इसकी वॉल्यूम होगी जो इस कंटेनर की वॉल्यूम है,
क्योंकि पूरे कंटेनर में भरी है ये, तो क्या मैं उसकी वॉल्यूम निकाल पाऊंगा? निकाल सकता हूँ। अब मुझे यहाँ से ऑब्जर्वेशन ये मिली है कि यहाँ इसकी वॉल्यूम कम थी। अब मैंने इसको यहाँ इसमें फिल कर दिया तो इसने पूरे कंटेनर को कवर कर लिया, तो यहाँ पे इसकी वॉल्यूम ज़्यादा है। अब तो वॉल्यूम क्या हुई है? चेंज की है, यानी कि गैसेस की वॉल्यूम चेंज हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे शेप कैसी थी उसकी? सिलेंडर जैसी थी। यहाँ गैस की शेप कैसी है? जो नया हमारा कंटेनर है उसकी जैसी है। तो क्या शेप भी चेंज हुई है इसकी? तो आंसर है हाँ। तो इसकी शेप भी चेंज होती है और इसकी वॉल्यूम भी। इसी को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ना तो इनकी शेप फिक्स है और ना ही इनकी वॉल्यूम फिक्स है, इसकी गैसेस की। तो नीदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। तो ना तो इनकी डेफिनेट वॉल्यूम है और ना ही इनकी डेफिनेट शेप है। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड वेरी इजीली। पार्टिकल बहुत दूर हैं, फोर्स लगाएंगे तो आराम से क्या कर सकते हैं? प्रेस कर सकते हैं। कैसे होंगे? ऐसे ऐसे दिख सकते हैं आराम से। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। फोर्स कम है इसलिए तो दूर दूर है। गेटिंग माय पॉइंट? तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है। प्लेंटी ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस इज अवेलेबल। देखिए, फोर्स अगर कम है तो पास पास तो नहीं होंगे, तो क्या होंगे? दूर दूर। अगर दूर दूर हैं तो इनके बीच की दूरी भी क्या है? तो जो इंटरमोलिकुलर अंतर आणविक जो दूरी है वो क्या है? बहुत ज़्यादा है। इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस क्या है? बहुत ज़्यादा है। गेटिंग माय पॉइंट? डेंसिटी क्या है? सबसे कम है। क्यों कम है? पढ़ के आए हैं अभी। पार्टिकल बहुत कम है स्पेस में, तो मास भी क्या होगा? कम। अगर मास कम है तो डेंसिटी भी क्या हो गई? कम। एग्जाम्पल क्या है? एयर और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मान लो। ठीक है, तो साथ में को भी लिख लेते हैं, ऑक्सीजन को भी। तो ये एग्जाम्पल है इसके। और एक जो डिफ्यूजन हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें हम एक चीज़ रह गई, तो हमने वो इंक डाल ली थी पानी में, तो यहीं लिख देते हैं। और ये देखिए, ये क्या कर रखा है? तो जितनी भी प्रॉपर्टी हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की हमने एक साथ लिख रखी है। तो जो डिफ्यूजन था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम इंक की जो ड्रॉप्स हैं वो हम पानी में डाल देंगे, तो इंक है वो उसके अंदर फैलना स्टार्ट कर देगी। अब इसमें एक चीज़ ये है कि अगर मैं उस लिक्विड को गर्म करता हूँ, यानी कि मैं उसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता हूँ, तो जो डिफ्यूज़न है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। वो और तेज़ी से उस लिक्विड के अंदर फैलने की कोशिश करेगी। यानी कि टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूँगा तो उसकी जो डिफ्यूज़न है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये ध्यान रखनी है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया कि मैटर क्या है। मैं अगर रिवाइज इसको कराऊँ, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। पदार्थ वो है जो स्थान को घेरते हैं, जिनका अपना कुछ न कुछ क्या है? द्रव्यमान भी है। फिर उसके बाद हमने इसमें देखा कि द्रव्यमान और वेट यानी कि बार, इसमें क्या फ़र्क है। द्रव्यमान एक्चुअल क्वांटिटी है मैटर की, और वेट धरती जिस बल से उसको खींचती है वो बल है वेट। फिर हमने उसका वेट का फॉर्मूला देखा, वेट इज इक्वल टू एम और जे। उसके बाद हमने स्टेट ऑफ मैटर देखी, कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा और बॉयस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसमें से हमने 3 पढ़ ली हैं। बाकी की जो 2 हैं, या जो जितना भी हमारा चैप्टर बचा है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक का ये जो पार्ट है, आई होप मैं समझा पाया होगा चीज़ों को। अगर दिक्कत रहती है तो आप दोबारा इस वीडियो को देख लें। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। नई वीडियो में या फिर शॉर्ट्स के माध्यम से कोशिश करेंगे उस चीज़ को डिस्कस करने की। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप you like the content. I think that I have explained it very well. तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।